12वीं सदी का अंत और भारत पर कंट्रोल के लिए दो बड़ी ताकतें आमने सामने थी। तो ये कहानी है उनके जबरदस्त टकराव की, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, मोहम्मद घोरी के लिए पश्चिम का रास्ता तो ख्वारिज़मियन साम्राज्य ने बंद कर रखा था। तो बस जीत और शोहरत के लिए एक ही दिशा बची थी, पूर्व यानी कि भारत। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। वो तो बहुत ताकतवर थे, पर जिस भारत की वो रक्षा कर रहे थे वो बटा हुआ था। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी। हर राज्य दूसरे से मुकाबला कर रहा था अपना दबदबा बनाने के लिए। और जानते हैं, एकता की यही कमी एक संगठित हमलावर के सामने बहुत बड़ी कमजोरी बन गई। गुजरात में हारने के बाद भी गौरी रुका नहीं। वो धीरे धीरे चौहान के इलाके के पास पहुंच रहा था। फिर आया तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने फॉरेन एक्शन लिया और गौरी की सेना को रोक लिया। चौहान की सेना की शानदार जीत हुई। गौरी घायल हुआ, पकड़ा गया, पर उसे जाने दिया गया। गौरी इस हार को भूला नहीं। पूरे 1 साल उसने सिर्फ अपनी वापसी की तैयारी की। और वो लौटा, इस बार बदला लेने के लिए। साथ में थी 1,20,000 घुड़सवारों की विशाल सेना। लेकिन सवाल यह है कि नतीजा इतना पलट कैसे गया? आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब छिपा था सेनाओं के स्ट्रक्चर में। गौरी की सेना एक थी, चौहान की सेना एक गठबंधन। मतलब कोई एक कमांडर इन चीफ नहीं था। ये जागीर सिस्टम और बटी हुई कमांड ही हार का कारण बनी। और नतीजा, राजपूतों की बहुत बड़ी हार हुई। अब उत्तर भारत का रास्ता गौरी के लिए खुल चुका था। जीत के बाद गौरी और उसके जनरल ऐबक ने तेजी से अपना कंट्रोल मजबूत करना शुरू कर दिया। 1206 में गौरी मारा गया, लेकिन जो नींव उसने रखी थी उसे उसके काबिल गुलाम ऐबक ने आगे बढ़ाया। और इसी के साथ ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ये भारतीय इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। तो ये पूरा संघर्ष इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने बिखरे हुए राजपूत राज्यों के दौर को खत्म किया और एक सेंट्रलाइज्ड तुर्क अफगान राज की शुरुआत की। सोचिए, सिर्फ एक लड़ाई के नतीजे ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इस पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर उस दूसरी लड़ाई का नतीजा कुछ और होता तो क्या होता।